नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भारत को अब सोने की चिड़िया नहीं शेर बनना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के मायने क्या हैं? बचपन से अब तक यही सुना कि भारत को सोने की चिड़िया वाला देश कहा गया है और हमेशा रहा है। आज भी कोई पूछे कि सोने की चिड़िया वाला देश कौन सा है तो नाम भारत का आता है। लेकिन बदलते वक्त के साथ इसके शेर बनने की कल्पना अब की जा रही है, जो एक सवाल भी खड़ा करती है कि क्या आज भी हम ताकत में कमजोर हैं? दुनिया सत्य नहीं शक्ति को समझती है। भारत को शक्ति संपन्न बनाना होगा। सबके हित में अपना हित भारतीय शिक्षा है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो किसी व्यक्ति को कहीं भी अपने दम पर जीवित रहने में मदद करे। भागवत के ये विचार क्या कोई बड़ा संदेश दे रहे हैं? वो जब भी कुछ कहते हैं उसके पीछे एक बड़ा संदेश होता है। अब इस बयान के पीछे का असल में संदेश क्या है, क्या मायने हैं, विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जैसे कहा सोने की चिड़िया, अब हमको चिड़िया नहीं है, हमको शेर बनना है। केरल में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत को अब सोने की चिड़िया नहीं बनना है, भारत को अब शेर बनना है। भारतीय शिक्षा त्याग और दूसरों के लिए जीना सिखाती है और अगर कोई चीज किसी व्यक्ति को स्वार्थी होना सिखाती है तो वो शिक्षा नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया ताकत की भाषा समझती है, इसलिए भारत को आर्थिक दृष्टि से भी शक्तिशाली और समृद्ध बनना होगा। आज का समय क्या है? आज हमारे देश को दुनिया में कैसे रहना है? जैसे कहा सोने की चिड़िया, अब हमको चिड़िया नहीं रहना है, हमको शेर बनना है। आवश्यक है, क्योंकि दुनिया सत्य की बात नहीं समझती, शक्ति की बात समझती है। तो शक्ति संपन्न भारत होना चाहिए, आर्थिक दृष्टि से भी वैभव संपन्न होना चाहिए, ज्ञान तकनीकी के विकास का परम भारत में दिखना चाहिए। बिना उसके दुनिया मानेगी ही नहीं। भागवत के बयान ने एक सवाल खड़ा किया है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर भारत शिक्षा प्रणाली और आर्थिक समृद्धता के लिए उन्होंने ये बात क्यों उठाई। क्या भारत पहले सोने की चिड़िया था तो क्या कमजोर था? आज उसके शेर बनने की जरूरत क्यों है? भागवत ने कहा, कार्यकर्ताओं को जिस क्षेत्र में काम करना है उसमें सक्षम बनना चाहिए। दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने चाहिए। देश की शिक्षा प्रणाली औपनिवेशिक विचारों के दीर्घकालिक प्रभाव में विकसित हुई है। एक विकसित राष्ट्र के लिए भारतीय दर्शन पर आधारित एक वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली तैयार करना जरूरी है। भारत को शक्तिशाली और आर्थिक रूप से मजबूत बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भागवत ने कहा, मनुष्य के पास भगवान या राक्षस बनने का विकल्प है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को सही दिशा में ले जाना है ताकि वो भूखा न रहे और आत्मनिर्भर बन सके। विकसित भारत और विश्व गुरु भारत कभी युद्ध का कारण नहीं बनेगा। ये विश्व में शांति और समृद्धि का संदेश वाहक होगा। आज का इतिहास पश्चिमी दृष्टिकोण से लिखा गया। आदमी भगवान भी बन सकता है, राक्षस भी बन सकता है, उसको चॉइस है। राक्षस बनेगा, अपना भी लाइफ बिगाड़ेगा, सबका लाइफ बिगाड़ेगा। मनुष्य को शिक्षा की आवश्यकता इसके लिए होती है और इसलिए शिक्षा में ये बात सही है, शिक्षित व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नर का नारायण भी बनना है तो साधन तो वही है, शरीर मन बुद्धि। तो शिक्षा का वन स्मॉल इंटेंशन बिहाइंड गेटिंग एजुकेशन इज दिस। कोच्चि में एक राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में मोहन भागवत ने भारत को शक्तिशाली और आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया सिर्फ आदर्शों का नहीं बल्कि ताकत का भी सम्मान करती है। भागवत का संदेश सिर्फ संदेश नहीं है बल्कि जिम्मेदारों के लिए एक नसीहत भी है, जो ये बताती है कि आने वाले समय में हमें कितनी और बदलाव की जरूरत है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। तो सोने की चिड़िया नहीं, अब शेर बनना है। देखिए, मोहन भागवत जब भी कुछ कहते हैं, उनके जो भी बयान आते हैं देश के लिए, विकसित भारत के लिए, उसके पीछे का एक बड़ा संदेश होता है। जब भी कहते हैं ऐसे ही नहीं कहते, कुछ सोचा होगा, कोई बात होगी,
एक डायरेक्शन देने का प्रयास हो सकता है, जिम्मेदारों को नसीहत भी हो सकती है कि किस दिशा में हमें बढ़ना है। एक बात वाकई बहुत अच्छी है, देखिए कि हम ऐसा नहीं है कि हम पीछे हैं या हम कमजोर हो गए हैं, लेकिन आज जो बात है वो वाकई में शक्ति की हो गई है। हम जितने शक्तिशाली होंगे हम उतना अच्छा आगे बढ़ेंगे, और अब हमें चिड़िया नहीं, हमें शेर बनना है। तो ये लाइन ही बताती है कि हमें कितना ज्यादा बदलाव की जरूरत है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अभय नारायण राय। अभय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं उचित शर्मा। उचित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं इंदुकान दीक्षित। इंदुकान दीक्षित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरएसएस के विचारक हैं दिनेश उपाध्याय। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दिनेश जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। दिनेश जी, हाँ जी। सोने की चिड़िया नहीं, अब शेर बनना है। ये बात समझ में तो आती है हमें कितने बदलाव की जरूरत है, लेकिन इसके पीछे का एक जो संदेश है उसको समझने की कोशिश करें। कितने बदलाव की दृष्टि से समझने की एक कोशिश करें। क्या मायने हैं असल में? ये सोने की चिड़िया, तो जो चिड़िया है, पक्षी, वो तो एक पंचतत्वों से बना होता है। सोने की चिड़िया तो कहा गया था, लेकिन कभी चिड़िया सोने की हमने कहीं देखी तो है नहीं, ना होती। लेकिन सोने की चिड़िया क्यों कहा गया था? राष्ट्र को सोने की चिड़िया इसलिए कहा गया था कि यहाँ का संस्कार, रिश्तों की मर्यादाएं, हमारा एग्रीकल्चर और हमारे जो विचार राष्ट्र के होते थे, साधन संपन्न राष्ट्र था, इसलिए उसको सोने की चिड़िया कहा गया था। और हर तरह से ताकतवर था। यह राष्ट्र पूरी तरह से ताकतवर था। यहाँ जितने भी राजा महाराजा या जो हमारा संप्रभुत्वता थी, जितना अखंड भारत था, ये तो उसको जानने की आवश्यकता है राष्ट्र को। जब अफगानिस्तान, कांधार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, हिंदुस्तान, ये पूरा एक अपना राष्ट्र था। और जम्बू द्वीपे, भारतवर्षे, आर्यवर्ते, हिम्मत खंडे, आज भी जब बच्चों की शादी होती है तो ये चीजें कही जाती है। इस बात को सभी जानते हैं। और आज परम पूज्य मोहन भागवत जी ने जो बात कही है, इसकी आवश्यकता थी। और भारत को ताकत किस रूप में? संस्कार के रूप में, एग्रीकल्चर के रूप में। हमारी शिक्षा पद्धति आज की जो है, ये मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है। हमारी शिक्षा पद्धति गुरुकुल की शिक्षा पद्धति होती थी। और गुरुकुल की शिक्षा पद्धति के अंदर उसका नीति निर्धारण कोई डिग्री या डिप्लोमा से नहीं होता था। राष्ट्र के अंदर अगर आप पुराना देखिए, 1820, 25, 30, 35, 40 तक भारत के अंदर कोई डिग्री या कागज का कोई पत्र नहीं दिया जाता था। इसको डिग्री दी गई अपनी गुणवत्ता के आधार के ऊपर। जब वो व्यक्ति गुरुकुल से निकलता था, पूरा योगाचार्य, आदर्श संस्कारी होकर के अपनी गुणवत्ता के आधार पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था। हम लोग अपनी शिक्षा का जो व्यवस्था रही है उसको परिवर्तन करें। अच्छी शिक्षा संस्कारवान दें। एक बार को जिसके पास कम पैसे हैं वो चाहे राष्ट्र में चल सकता है, लेकिन संस्कार विहीन डिग्री या संस्कार विहीन व्यक्ति राष्ट्र के लिए नुकसान का कारण बनेगा। हम लोग पैसा या और किसी विषय से संपन्नता है आवश्यक है, लेकिन भारत की जो ताकत है, हमारा एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल फूड, ट्रेडिशनल लैंग्वेज, ट्रेडिशनल संस्कार और हमारे रिश्तों की मर्यादाएं और आदर्श संस्कारी परिवार हो, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, स्व का जागरण और मानव के दायित्व और मानव के कर्तव्य, कि मेरा कर्तव्य क्या है उसको मैं पालन करूं। किसी भी कानून को बना करके नागरिक को ठीक करना या अगर वो कानून को तोड़े तो उसको दंड देना, उससे अच्छा है कि हमें स्वयं की भावना हो, मेरा राष्ट्र है, मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति का निर्माण करना। ये ताकत है राष्ट्र की। और जब हम इतने साधन
संपन्न समृद्ध हो जाएंगे, तो पूरे विश्व के अंदर हम लोगों को इस बात को कह सकते हैं कि एक आदर्श संस्कारी राष्ट्र है। आज योगा डे, जब मैं पहले आयुष मंत्रालय भारत सरकार का सदस्य था पहली गवर्नमेंट के अंदर, योगा डे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय ने दिया है, नेचुरोपैथी डे दिया है। आज योगा डे पूरा विश्व मना रहा है, लेकिन दिया किसने है? भारत ने दिया है। और एक्यूपंक्चर भी हमारा है, लेकिन किसको कहते हैं कि एक्यूपंक्चर की चाइना की थेरेपी है, चाइना की पैथी है। ये भारत का नुकसान है, ये राष्ट्र का नुकसान है। एक्यूपंक्चर भारत की पैथी है, लेकिन मोहर किसने लगा दिया? वो चाइना ने लगा दी। और पहले आपने सुना होगा नीम का पेटेंट हुआ, तुलसी का पेटेंट हुआ, इस तरह की बातें हुई। राष्ट्र सभी का है। भारत की पवित्र भूमि के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र समझना पड़ेगा कि मैं राष्ट्र हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्र हूँ और मैं ही राष्ट्रपति हूँ। जिस दिन ये स्व की भावना आ जाएगी, इस राष्ट्र के अंदर अपना एक बहुत अच्छा कार्य हो जाएगा। और व्यक्ति निर्माण होना चाहिए, राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। हमारा आज जो गाय का विषय है ना, इसको छोटा लोग लेकर के मानते हैं। जर्सी गाय जिस तरह से भारत के अंदर बढ़ी है, जर्सी गाय राष्ट्र के ऊपर उसी प्रकार का हमला है जैसे मैकाले ने चिकित्सा पद्धति के मेडिकल अपनी शिक्षा पद्धति के ऊपर किया था। देसी गाय का मूत्र, देसी गाय का गोबर, देसी गाय घर में रहे, उसको मात्र देखने से, उसकी स्किन को टच करने से कितना बड़ा लाभ होता है, ये एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है। देसी गाय के गोबर की साबुन, धूप बत्ती, अगरबत्ती, लकड़ियां, पेंट, लक्ष्मी गणेश के चित्र और मालाएं, ये राष्ट्र के अंदर बननी चाहिए ताकि लोगों को उसका पता लगे। दीपावली के अंदर हम लोग देखते हैं दिनेश जी, लक्ष्मी लेकिन गणेश तो हम लोग इन सारी चीजों के लिए काम कौन करेगा? किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा। मैंने इसीलिए कहा इन बयानों के पीछे उनका बड़ा मकसद जरूर हो सकता है, बड़ा संदेश हो सकता है, लेकिन ये जिम्मेदारों के लिए नसीहत भी है। तो जिन जिम्मेदारों को करना है और जो लोगों को अपनाना है, जो आपने स्वयं की बात करी, ये करने की भी तो चीजें हों। आज एक बात उन्होंने और बहुत अच्छी बोली कि अभी नहीं, सुनो, मैंने स्वयं नहीं, स्वयं, स्वयं की भावना, स्वयं नहीं, स्वयं की भावना और व्यक्ति निर्भर, स्वयं और स्वयं में फर्क है। स्वयं की भावना कि इस कार्य को मैं करूंगा, मेरा राष्ट्र है ये। और अभी हमारा संघ शताब्दी वर्ष है। इस संघ शताब्दी वर्ष में संघ ने ये 4-5 चीजों के ऊपर कार्य करने का निर्देशन हुआ है। जब संघ की गोष्ठियां हुई थी, परम पूजनीय मोहन भागवत जी दिल्ली में 4, 5 और 6 तारीख को रहे थे। ये 4-5 चीजें तय की गई। स्वयं की भावना हो और व्यक्ति का कर्तव्य क्या है उसके बारे में हम लोगों को स्वयं का ज्ञान होना चाहिए। आदर्श संस्कारी परिवार हो, कुटुंब प्रबोधन हो, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव का कार्य हो, तब जाकर के ये क्या है ना, शेर की भावना। शेर क्या, उनका भाव को आप समझो। सोने की चिड़िया जो कही गई, सोने की चिड़िया तो कभी ना आपने देखी ना मैंने देखी। सोने की चिड़िया इसलिए कही जाती थी, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे ना जी, 61, 62, 63, 64 में, गोल्ड का भाव 60 रुपए का 12 ग्राम आता था। 60 रुपए का 12 ग्राम का तोला होता था। आज 1 लाख रुपए के लगभग जो है 10 ग्राम का सोने का भाव है। कहीं ना कहीं फिलहाल जला करके हमको इस बात को देखना पड़ेगा। आज बच्चे चाचा, चाची, ताऊ, ताई, समधी, समधन, साड़ा, सड़ज, बहन को छोड़ करके अंकल और आंटी पे आ गए, मोमोज खाने लगे। ये हमारे राष्ट्र का कल्चर नहीं है। ठीक है दिनेश जी, कोई पेन खरीदता है ना तो वो इसलिए खरीदता है कि पेन लिखेगा। भारत की एक परिकल्पना होती थी कि ये राष्ट्र है और भारत है, लेकिन आज भारत चला किस दिशा में गया? क्या ये भारत, हम लोग इस तरह के भारत के नागरिक की कल्पना कर सकते हैं क्या? ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? ये तोड़ेंगे भी और इसको इस तरह पेट में इस पर निकलना पड़ेगा बाहर में। अनिल जी, भारत को आपकी आवाज नहीं आ रही सर, अनम्यूट करिएगा पहले तो। आ रही आवाज आ रही है? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। क्या सोने की चिड़िया वाला देश भारत जिसे कहा जाता था, हम तो सर पढ़ते आ रहे हैं, आज भी कहीं कोई प्रश्न आप गूगल पर देख लीजिए, किताबों में देख लीजिए, यदि पूछा जाएगा कि सोने की चिड़िया का देश किसे कहा जाता है तो भारत का नाम आता है। लेकिन आज उसके शेर बनने की बात होती है,
कोई बड़ा संदेश है। मायने तो हैं कितने किस स्तर पर डेवलपमेंट की जरूरत है। दिनेश जी हालांकि बहुत सारी बातों का जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि तब भी तो हम सशक्त थे, लेकिन आज हमें किस परिदृश्य में सशक्त होने की जरूरत है। और एक बात और, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध भी हमें बनना होगा। शिक्षा को लेकर भी बहुत सारी बात की गई है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं, जो इनके लिए काम कर सकते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा संदेश देता था। आप कैसे इस बयान के मायने निकालते हैं और कितना इस पर वर्कआउट किया जा सकता है? ताकि जी, सोने की चिड़िया का मतलब ये है कि भारत इतना समृद्ध देश था कि घर घर में, आज भी वैसे घर घर में सोना है, लेकिन उस टाइम हमारी महिलाओं के पास, माताओं बहनों के पास घर घर में सोना होता था, और सोने का ही हम बहुत अच्छा, मतलब अधिक सोना होता था। तो इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। विदेशियों ने आकर के भारत को लूटा, भारत का सोना, भारत का लूट करके उनको, भारत को कंगाल बनाया, और इसलिए आज ये परिस्थिति में माननीय मोहन भागवत जी ने कहा है कि हमें सोने की चिड़िया नहीं, शेर होना चाहिए। ताकत ही हम सबको, हमें बचा सकती है, सेव कर सकती है। हम ताकतवर होंगे तो विदेशी लोग हम पर आक्रमण नहीं करेंगे, विदेशी लोग हमें लूटने की कोशिश नहीं करेंगे। हम ताकत के साथ हमें संगठित होना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। हम बटे हुए थे तो निश्चित तौर पर हमारे टुकड़े हुए, हम अब छोटा भारत रह गया। जब दिनेश जी अपना अगर अखंड भारत की बात करें तो उस अखंड भारत का बहुत छोटा हिस्सा हमारे पास रह गया है। काफी कुछ हम आपस में विवाद की वजह से, झगड़ों की वजह से हम बंटते चले गए और लुटते चले गए। तो हमें बंटने से लुटने से बचना है तो संगठित भी होना है और शेर भी बनना है। शेर हमेशा कमजोर का कोई पक्ष नहीं लेता, जो मजबूत होता है मजबूती के साथ खड़ा होता है। अभी आपने ये देखा कि पाकिस्तान घुड़की देता था, इस बार पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान घुटनों के नीचे टिक करके आ गया और पाकिस्तान बचाओ बचाओ सीज फायर के लिए चिल्लाने लगा। तो आप ये देखें कि आज देश को ताकतवर होने की जरूरत है। और आपने एक बात और देखा होगा कि सदियों से भी हम जाएं, हम विस्तारवादी नहीं है, हम किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करते, हम किसी भी देश की जमीन पर कब्जा नहीं करते। हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो विज्ञान है, हम अगर सदियों पर आ जाएं तो जितने एडवांस हम थे उतने एडवांस आज भी विकसित देश नहीं है। जितने एडवांस हम पूर्व में थे, आज भी विकसित देश उतने एडवांस नहीं है। तो निश्चित तौर पर चाहे ज्ञान की बात करो, चाहे विज्ञान की बात करो, और चाहे जो अन्य उसके अनुसंधानों की बात करो, हम सब में बहुत आगे थे। और जब हम आपस में बटके तो यह सब चीज हमसे छिन गई। हमको संगठित होना है, एकजुट होना है, और एकजुट होकर के मजबूती से खड़ा होना है। और मजबूती से खड़ा होंगे तो कोई हमारी तरफ आंख उठा करके नहीं देखेगा। और जहां तक शिक्षा पद्धति का सवाल है, तो निश्चित तौर पर दिनेश जी की बात पर सहमत हूं। आज डिग्रियां बट रही हैं, वो कितना योग्य है कितना योग्य नहीं वो मायने नहीं रख रहा है, उसमें कौन सी डिग्री है कौन सी डिग्री नहीं वो मायने रख रहा है। लेकिन आज से पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब गुरु के पास जाते थे शिक्षा लेने के लिए, तो गुरु का ही अपना पाठ्यक्रम होता था। गुरु ही स्टूडेंट को, अपने विद्यार्थी को या अपने शिष्य को जिस हिसाब से उसकी योग्यता होती थी, जिस लायक वो होता था, उसी हिसाब से उसको तैयार करते थे। कई डिग्रियां नहीं दे बैठते थे, योग्यताएं जाती थी। और योग्यताएं जाने के बाद में अगर हम चाहे भगवान राम कहो, भगवान कृष्ण कहो, अर्जुन कहो, जितने भी हमारे पुराने लोग हैं, उन सबको गुरुओं ने ही शिक्षा दी है। किसी को कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा। तो इसलिए हमको अपनी शिक्षा पद्धति पर वापस आना चाहिए। हमको योग्यता के आधार पर तय होना चाहिए ये इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ना कि डिग्रियों के आधार पर। तो अनिल जी, इसके लिए काम कौन करेगा? अनिल जी, इसको कौन बढ़ाएगा? हाँ, काम कौन करेगा? ये बहुत प्रश्न करा, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा। काम सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन माननीय विपक्ष के जो हमारे सदस्य हैं, उनको भी एक बात ध्यान में रखकर बात करनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य अपने देश को विकसित करना है, हमारा उद्देश्य अपने देश को मजबूत करना है, हमारा उद्देश्य अपने देश को विश्व गुरु बनाना है। और उसके अंदर जो भी चीजें सरकार करे उसका खुलकर समर्थन करना चाहिए। और जहां पर उनको लगे कि इस नीति में सरकार की कोई कमी है तो बिल्कुल उजागर करना चाहिए और उसका बात को उठाना चाहिए, अपनी बात को रखनी चाहिए। लेकिन अपने एम्स क्लियर होने चाहिए। हमारे एम क्या है? भारत को आगे बढ़ना। हमारा एक का एम क्या है कि भारत के प्रत्येक नागरिक मजबूत हो,
खुशहाल हो। हमारा उद्देश्य क्या है कि भारत की तरफ कोई टेढ़ी निगाह से ना देख पाए। हमारा उद्देश्य क्या है कि भारत शांतिपूर्वक विकास के रास्ते पर आगे चलता रहे। लेकिन शांति भी उसी को पसंद होती है, शांति भी उसको मिलती है जो खुद में मजबूत होता है। अगर कोई मजबूत होता है तो वो शांतिपूर्वक रह सकता है, लेकिन अगर वो कमजोर है तो पड़ोसी देशों शांतिपूर्वक नहीं रहने देंगे। पड़ोसी देश उस पर आक्रमण करेंगे और निश्चित तौर पर वो शांतिपूर्वक नहीं रह सकता। शांतिपूर्वक रहने के लिए भी निश्चित तौर पर मजबूत होना पड़ेगा, शेर बनना पड़ेगा, और शेर बन करके जब हम आगे बढ़ेंगे। आपने ये देखा होगा कि 2014 के बाद और आज 2025 तक भारत ने जिस तेजी से तरक्की करी है, आज भारत के तिरंगा लगा करके विदेशों में फंसे हुए हमारे बच्चे तिरंगा लगा करके निकलते हैं। दूसरे देशों के लोग भी हमसे शरण मांगते हैं, हमसे मदद मांगते हैं कि आप हमारे नागरिकों को निकाल दो। 2014 से पहले हम मदद मांगते थे। तो ये एक संदेश स्पष्ट है कि देश को मजबूत करना है। आपस के विचारधाराओं को, आपस के जो विरोधाभास हैं, उनको देश हित के आगे हम विरोधाभास को आगे ना बढ़ाएं। हाँ, जहां देश हित, हमारी सरकारें अगर कहीं भी देश हित के खिलाफ काम करती हैं तो पूरी तरीके से विपक्ष का हक है कि मजबूती से उस बात को उठाए। अब समस्या तो इस बात की है ना अनिल जी कि विपक्ष को सुनते कहाँ हैं। यही तो बात होती है, जब देश हित की बात होगी तो सबको बात करनी पड़ेगी, और जो जिम्मेदार हैं उन्हें तो काम करना पड़ेगा। अब जो जिम्मेदार हैं वो आपस में उनकी बनती ही नहीं है ना, क्योंकि आप लोग वहां पर भी राजनीति ले आते हैं। विपक्ष कहता है आप सुनते ही नहीं है। भाई संसद जैसी जगह जहां पे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात होनी चाहिए, वहां देख लीजिए क्या हो रहा है और रोज क्या होता है। तो ये तो एक वानगी है, तो कहाँ से, पर ठीक है, एक शक्ति की बात हो रही है। मुझे लगता है सभी लोगों की एक प्रतिक्रिया आएगी, इसका एक सॉल्यूशन तो निकलेगा कि कैसे हम शेर बने, ये देखना तो पड़ेगा, क्योंकि अब चिड़िया बनने से तो हम नहीं रह सकते, और तब की स्थितियों में और आज की स्थितियों में अंतर है, तो उसके लिए बढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, वापस आऊंगी। अभय जी मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी, एक बात, हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिएगा अभय जी, एक सेकेंड। आप ऑन रिकॉर्ड आ जाएं। विपक्षी दल बोलना ही नहीं चाहते, विपक्षी दल सकारात्मक बहस करना ही नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं सकारात्मक बहस हो और चीजें निकल के बाहर निकले, लेकिन वो सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। देश के जो नागरिकों की खून पसीने कमाई जो संसद में खर्च हो रही है उसको बर्बाद करना चाहते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो तैयारी करके नहीं आते। अगर वो तैयारी करके आए और संसद में खुली बहस करें तो इसका लाभ सत्ता पक्ष को मिलेगा, उसका लाभ विपक्ष को मिलेगा, और उसका लाभ देश की जनता को भी मिलेगा। लेकिन तैयारी करके सकारात्मक बहस करें, देखिए अनिल जी, मैं बात सिर्फ संसद तक की नहीं कर रही थी, बात सिर्फ संसद तक की नहीं थी। सोने की चिड़िया नहीं, अब शेर बनना है। मतलब हमें उस जगह पे आना है, हम इतने ताकतवर हो जाएं कि बीच में जो हमने सिनेरियोज देखे थे ना कि कोई कुछ भी आ जाएगा, कोई कुछ भी कह देगा, हम चुप हैं, हम बोल नहीं पा रहे, हम बाद में बोल रहे हैं, किसी और माध्यम से बोल रहे हैं। हम आंखों में आंखें डालकर जब तक जवाब देना नहीं सीखेंगे तब तक हमारे ऊपर ऐसे ही सवाल उठाया जाएगा। और इसीलिए हमें इतना स्ट्रांग बनना है। जब हमें ये डर नहीं होगा ना कि सामने वाला या पड़ोसी देश कुछ नहीं कर लेगा, कि हम हैं इतने सशक्त, तब हम शेर बनेंगे। और उसके लिए हमें बहुत सारे वर्कआउट की जरूरत है। मैं आपसे बार बार कह रही हूं, उनके संदेश के पीछे कोई बात होती है जिसे समझने की जरूरत है। ठीक है, अभी वापस आती हूँ। अभय जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी अभय जी, मोहन भागवत के, हाँ, मोहन भागवत के इस बयान को कि अब सोने की चिड़िया नहीं, हमें शेर बनना है, इसे कैसे आप लेते? देखिए, मोहन भागवत जी लगातार संदेश दे रहे हैं, लगातार अपनी बात कह रहे हैं। चाहे 75 वर्ष की उम्र के बाद रिटायरमेंट की बात हो, चाहे सभी धर्मों के को साथ लेकर भाईचारा पैदा करने की बात हो, और आज उन्होंने केरल में कही कि सोने की चिड़िया नहीं, शेर बनना चाहिए, सोने का शेर बने हम। ये संदेश किसको दे रहे हैं? ये संदेश किसके लिए दे रहे हैं? जो जवाबदार है। जवाबदार कौन है? जो सरकार में है। जब सरकार लगातार दावा कर रही है कि दुनिया में हम शेर की तरह हैं, हमारी ओर कोई देख नहीं सकता, हमारी ओर कोई देखेगा तो हम उसको माकूल जवाब देंगे, कोई आतंकवादी घटना होगी तो घर में घुस के मारेंगे, उसके बाद भी आरएसएस के बहुत ही जवाबदार व्यक्ति, प्रमुख व्यक्ति को ये कहना पड़ रहा है कि हमको शेर बनना होगा। मतलब हम शेर नहीं है। अभी तक हमारे जो अर्थव्यवस्था की स्थिति हो,
ताकत की स्थिति हो या विश्व में ये मानने की स्थिति हो कि हम तीसरी दुनिया के मजबूत देश हैं। एक समय था जब रसिया बहुत मजबूत था, एक समय था अमेरिका मजबूत था, आज चाइना और अमेरिका मजबूत हैं, रसिया नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत अपनी उपस्थिति विश्व में दर्ज करा रहा है, लेकिन उसमें कोई कमी खली होगी, कोई बात दिखी होगी, या जो शिक्षा नीति लागू की गई उसमें कोई कमी दिखी होगी। आखिर वो संदेश है किसके लिए? हमारा तो प्रश्न ही है कि माननीय सम्मानीय मोहन भागवत जी ने ये सवाल किसके लिए खड़ा किया, ये बात किसके शिक्षा के लिए की? जो लोग सत्ता में हैं, जो सत्ता को चला रहे हैं, जो सत्ता को संचालित कर रहे हैं, उनको ही तो शेर बनाना है। अर्थव्यवस्था, पांचवी अर्थव्यवस्था, चौथी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था की बात होती है। आज भी आपके देश में कितने करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा है, कितने करोड़ लोगों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, कितने करोड़ लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, कितने करोड़ लोगों को चलने की सड़क नहीं है। आज आप लगातार आपकी मीडिया भी दिखाती है और दुनिया देख रही है, पारदर्शी है, पूरी दुनिया देख रही है कि भारत कहाँ खड़ा है, कितने लाख करोड़, 2,05,000 करोड़ का कर्ज आपके देश पे है। तो आखिर ये कहने की आवश्यकता अगर मोहन भागवत जी को पड़ी है कि हमको चिड़िया नहीं शेर बनना है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई गहरी बात है। उस बात को मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और जो जवाबदार लोग सत्ता में बैठे हैं, जिनके हाथ से सत्ता संचालित हो रही है, जिनके पास ताकतवर बनने की इच्छा शक्ति है कि नहीं है, कि मोहन भागवत जी से समझना चाहिए, मोहन भागवत जी को और सुनना चाहिए कि मोहन भागवत जी के इसके पीछे उद्देश्य क्या था। 75 वर्ष की बात किए तो भी बहस चली, तमाम डिबेट हुए, निष्कर्ष क्या निकला? तमाम वही लोग आज सत्ता में जो 75 वर्ष से ऊपर होने वाले हैं। अभय जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप लोगों की भी भूमिका चाहिए, आप लोगों की भी सकारात्मक भूमिका होगी शेर बनाने के लिए, तब तो बनेंगे। निश्चित रूप से इस देश को आजाद कराने से लेके विकसित भारत का जो सपना है 2047 तक का मोदी जी और उनकी सरकार वर्तमान में देख रही है, इसका आधार ढांचा किसने खड़ा किया? आज विपक्ष में उन्होंने खड़ा किया। जब ये विपक्ष में थे तो भी हम क्या करते थे, और आपने देखा होगा कि विपक्ष के नेता के रूप में अटल बिहारी जी को कितनी बार विदेश भेजा गया, कितनी बार उन्होंने देश की बात कहने के लिए भेजा गया। और आज स्थिति क्या है कि विपक्ष के नेता की बात संसद में ही सुनी जाती। हमने तो विश्व के पटल पे विपक्ष के नेता को भेजा, भारत का पक्ष रखने को भेजा, भारत की विदेश नीति को लेकर भेजा, और आज इस समय में संसद में नेता प्रतिपक्ष अपनी बात नहीं कह सकता, राज्यसभा में नहीं कह सकता, लोकसभा में नहीं कह सकता, माइक बंद होंगे, तमाम तरह की बातें आ रही हैं। कांग्रेस की भूमिका हमेशा से इस देश को बनाने में रही है। कांग्रेस की भूमिका आज जवाहरलाल नेहरू से लेकर जितने कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए, विपक्ष के प्रधानमंत्री हुए, जो आज विपक्ष में हैं, तमाम लोगों ने देश के लिए काम किया है। और आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में साथ में खड़े थे कांग्रेस, प्रधानमंत्री के साथ खड़ी थी, देश के साथ खड़ी थी। लेकिन जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं कि नागरिकता नहीं रह गई, संवैधानिक संस्थाओं का अस्तित्व नहीं समझ में आ रहा है, न्याय प्रणाली के बारे में भी टिप्पणियां संसद भवन से और तमाम जवाबदार पद के लोग खुलेआम करते हैं। उपराष्ट्रपति की इस्तीफा एक फोन पे हो जाता है और देश को नहीं मालूम कि वो इस्तीफा क्यों हुआ। तो अगर मोहन भागवत जी ये प्रश्न कर रहे हैं कि हमको शेर बनना होगा, ताकतवर बनना होगा, शिक्षा प्रणाली को ठीक करना होगा, तो कहीं ना कहीं वर्तमान के लोगों को मोहन भागवत जी के इस भावना को समझना चाहिए और मोहन भागवत जी के पीछे की जो भावना है उसको सीधे खुलेआम स्वीकार करके काम करना चाहिए। ठीक है, वापस आऊंगी। उचित जी, मुझे सुन पा रहे हैं? उचित जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है आपकी? हाँ, जी अभी मैं आपको सुन पा रही हूँ। उचित जी, ये क्योंकि ना मुख्य रूप से मेन सवाल यही आता है, इस बयान के क्या मायने हैं। बहुत कुछ समझ में भी आता है कि सोने की चिड़िया नहीं, अब हमें शेर बनना है। तो शेर बनने के पीछे बहुत सारी बातों का तो उन्होंने जिक्र खुद भी किया, चाहे वो शिक्षा प्रणाली से रिलेटेड हो, चाहे वो आर्थिक रूप से समृद्ध होने की बात हो। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो जो अब तक आया है, उसके बाद इनका ये बयान, इसे किस तरह से लेते हैं और कैसे बनेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है।
जी, बिल्कुल, इसमें तो संवाद होना चाहिए और जो वो कर रहे हैं सोने की चिड़िया, लेकिन सोने की चिड़िया की जो व्याख्या उपाध्याय जी कर रहे थे और अनिल जी कर रहे थे, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सोने की चिड़िया का मतलब कहीं से धनवान होना प्राचीन काल में कहीं नहीं था। सोने की चिड़िया का तात्पर्य अगर आप देखें, तो हम सांस्कृतिक रूप से कितने धनी हैं, शिक्षा के रूप में कितने धनी हैं, संपदा के रूप में कितनी धनी हैं, शैक्षणिक कितने धनी हैं, तो सोने की इन सभी तमाम चीज़ों से सोने की चिड़िया वो बनती। वही विश्व गुरु की बात करें तो अनिल गोयल विश्व गुरु की जो बातें थी, विश्व गुरु का कभी भी राफेल से जो अनिल जी की बात समझ में आई कि उनका सीधा-सीधा मतलब है कि आप सैन्य शक्ति बढ़ा लीजिए, विश्व गुरु वो नहीं था और ना है। विश्व गुरु का मतलब हमारे तक्षशिला से है, विश्व गुरु का मतलब हमारे नालंदा से है, विश्व गुरु का मतलब इतनी योगा से है, विश्व प्राकृतिक संसाधनों से है। हम इतने संपन्न है, इतने गुरु रहे, जिन चीजों में हो जाए उसका मतलब विश्व गुरु। आपकी सैन्य बल से वो विश्व गुरु नहीं हो सकते आज कम से कम तो व्याख्या ही यहाँ गलत की जा रही है, चाहे वो सोने की चिड़िया हो, चाहे विश्व गुरु पे चर्चा हो। हकीकत ये है कि आप सोने की चिड़िया नहीं, सुकून की चिड़िया कहीं मिल जाए तो बताइए। अब रहा विश्व गुरु हम कैसे बनेंगे, बोल तो दिए विश्व गुरु की बातें करते हैं, लेकिन हमारे वैश्विक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई। विपक्ष के सकारात्मक सोच पे अनिल जी बात कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें तो हम सकारात्मक आप मुझे विपक्ष, मैं एक पत्रकार हूँ, तो आप मान भी सकते हैं कि मैं विपक्ष का और जनता का, आम आवाम का रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। तो आम जनता राष्ट्र के बारे में सोचे, उपाध्याय जी ने कहा, तो राष्ट्र को भी तो सोचना, आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा हो कहाँ रहा है। कैसे कानून लाए जा रहे हैं, कैसे कानून कोर्ट पे भरोसा कीजिए, कानून व्यवस्था पे भरोसा कीजिए, कानून पे व्यवस्था करते हैं तो आप अधिनियम नए कानून ले आते हैं, फिर संसद में पास करा लेते हैं, हाई सुप्रीम कोर्ट कुछ देता है तो फिर आप नए कानून ले आते हैं, तो हम भरोसा कैसे करें। आप कृषि के कानून उनसे संवाद कर, आप अच्छा, हम विपक्ष संवाद आपसे नहीं कर सकता, कृषि पे तो संवाद हो सकता था, उसपे संवाद हुआ, कृषि के कानून पे किसानों से संवाद नहीं होता, तो क्या हो रहा है। मैं पूरी निगेटिविटी नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ नहीं हुआ है, हम एक-एक पक्षों पे बात कर रहे हैं। हम चाहे 5 ट्रिलियन की बात हो, तो इकोनॉमी किसकी बढ़ रही है। आज हम 5 लोग 7 लोग चर्चा कर रहे हैं, अनिल जी की इनकम हो जाएगी 1.5 लाख रुपए हो गई प्रतिमा, और हम और सब 25,000 में बैठे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी, अनिल की और अभय राय जी की इनकम ऑटोमेटिकली 35,000 दिखाने लगेगी। इतना इकोनॉमिक्स हमको समझता है, तो ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि उपाध्याय जी की इकोनॉमी बढ़ी है, पूरे हम 7 लोग की इकोनॉमी नहीं बढ़ी है, लेकिन जब उपाध्याय जी की इकोनॉमी को हम में बांट दिया जाए तो मेरी ऑटोमेटिकली 35,000 हो जाएगी 25 से। आप ये कह रहे हैं कि मैं 10,000 से मैंने विकास कर लिया, ये इकोनॉमी समझा रहे हैं आप। फिर विश्व गुरु की बात हो रही, तो उसके पहले हमको हमारे हंगर इंडेक्स पे भी चर्चा करना चाहिए, हैप्पीनेस इंडेक्स पे चर्चा होना चाहिए, लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी के इंडेक्स पे चर्चा होना चाहिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, प्रेस फ्रीडम पे हमारा क्या इंडेक्स है विश्व में, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तमाम बातों पे, उस बातों पे चर्चा क्यों नहीं करते, जबकि मोहन भागवत जी के वैचारिक वैचारिक आप ध्यान से देखें कि वैचारिक संप्रदाय के लोग ही मुखिया हैं, उन्हीं उसी संप्रदाय के लोग मुखिया बने हुए हैं, तो आप बचा क्या है। आप विश्व गुरु आपको बनाना, तो 11 साल से आप क्या कर रहे हैं, आपके कैसे रिश्ते नेपाल से, कैसे बांग्लादेश से, कैसे श्रीलंका से, कैसे चीन से, कैसे पाकिस्तान से, कौन कितना साथ दिया, अभी आप देख लिया, अभी युद्ध हुआ तो कौन आपके फेवर में बात किया है, ये भी देखिए। आप 8,000 करोड़ के एरोप्लेन में सब जगह गले पड़ रहे हैं, गले मिल रहे हैं, देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, कौन आपका साथ दिया है। इतने आप टूर कर रहे हैं, ये भी तो जनता आप भी तो आम आदमी की बात सुनिए, समझिए, तो सुकून भी तो दीजिए थोड़ा। 80 करोड़ को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं और आप विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, धरातल पे रहिए, जमीनी हकीकत पे रहिए। कितना प्रति व्यक्ति कर्जा पे बात कौन करेगा। आप सोने की चिड़िया पे बात कर रहे हैं मोहन भागवत जी, तो आप ही की सरकार है, आप समझाते क्यों नहीं। जो आप गोयल जी हमको समझा रहे थे, वो आप अपनी सरकार को समझा। कौन तैयारी से विपक्ष पे नहीं गया, तो सुनने को तैयार कौन है। उचित जी, फिर शेर कैसे बनेंगे, क्योंकि मायना और बयान तो उनका यही है कि आप सोने की चिड़िया नहीं, अब हमें चिड़िया नहीं रहना है, अब हमें शेर बनना है। भाई मैं बोल रहा हूँ ना कि शेर और चिड़िया की व्याख्या गलत हो रही है। हमें केवल एक समृद्ध देश बनना है, वो समृद्ध देश। अब आप बोल रहे हैं कि ये शिक्षा प्रणाली, अरे आज आप जो है, मैं हूँ, हमारे बच्चे जो विदेश में है, जो डंका बजा रहे, इसी शिक्षा के बेस पे है ना। कि ऐसे ही भी हमारे जितने सीईओ बन के बैठे, चाहे गूगल में, चाहे माइक्रोसॉफ्ट में, चाहे इतने डॉक्टर अमेरिका में, चाहे इंग्लैंड में, उनको हम सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो कौन सी शिक्षा प्रणाली से पढ़ के निकले। बुजुर्ग लोग हमारे हैं, बैठे हुए हैं, बड़ा सम्मान है, लेकिन ये ऐसी शिक्षा पद्धति को पूरा आप गरियाने लगते हैं
ये इसी पद्धति से आप पढ़े हैं, हम पढ़े हैं, आने वाली हमारी जनरेशन पढ़ी है, और इसी हम बौद्धिक बल से हम अभी अपनी सब जगह सब की पोस्ट पे आज भी अमेरिका और इंग्लैंड में जितने बड़े डॉक्टर हैं, क्यों भारतीय है? क्यों इंजीनियर इतने भारतीय? क्यों सब जगह भारतीय बैठे हैं? इसी शिक्षा से पढ़ के गए हैं तो बैठे हैं। आप उसी को करे आ रहे हैं, और आप विश्व गुरु। अब ये मुगालता है, केवल इनका दिखाता हुआ मुगालता है। मुगालते में नहीं रहना चाहिए। हकीकत से क्यों हमको रूबरू नहीं कराते? क्यों हमारी इकोनॉमी, हमारे पे कर्जा कितना है उससे बात कीजिए। इन 11 सालों में सब, जब आप गुजरात में छोड़ के आए, मैं पूरा ऐसा नहीं कि मैं उपाध्याय जी सोच रहे होंगे कि ये कौन बंदा है पूरा नेगेटिव बोल रहा है, ये अपनी हकीकत है। उपाध्याय जी माफ कीजिएगा, आप मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं हकीकत पे जीना चाहता हूँ, हकीकत बयां करना चाहता हूँ। अनिल जी को बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कर्जदार तो गुजरात ही है ना, गुजरात प्रदेश है। जब मोदी जी जब उसको चाय लिए तब कितना कर्जे में थे, और जब मोदी जी ने छोड़ा तब कितने कर्जे में है। हिंदुस्तान पे भी चर्चा होना चाहिए कि भाई आप उधार लेके कितना विकास कीजिए, कितने टैक्सेस और लाद दिए गए। इन तमाम चीजों पे विश्व गुरु बनते हैं। तो विश्व गुरु का जो व्याख्या की जा रही है वो बहुत ही गलत की जा रही है। विश्व गुरु से मतलब कहीं भी हमारा राफेल का पावर बढ़ जाए, ये मानना कहीं नहीं है। सैन्य पावर बढ़ जाए, ये मानना बिल्कुल नहीं है। ठीक है। हमारी संपदा, हमारी शैक्षणिक गुणवत्ता, हमारी शिक्षा प्रणाली, उस पे हम बने रहे, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, इन चीजों की चर्चा हो, वो ज्यादा। आज भी हम विश्व के सबसे ज्यादा सोना खरीदने वाले लोग हैं, इतनी शक्ति है हम लोग, और हमारी इकोनॉमी इसलिए बढ़ रही है, ये कहीं भूलना नहीं चाहिए कि हमारी पब्लिक 150 करोड़ रुपए है। अब 150 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश में आप कितना भी कुछ कर लीजिए और ऑटोमेटिकली वो इकोनॉमी ग्रोथ करेगी ही। उसका कारण जनसंख्या है। ठीक है Please. उचित जी वापस आऊंगी। इंदुकांत जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। सर, आज तो इस चर्चा में सबके अपने अलग अलग ओपिनियन हैं। कोई सोने की चिड़िया और शेर बनने तक के सफर को अलग तरीके से देख रहा है, कोई शिक्षा प्रणाली को अलग तरीके से देख रहा है। लेकिन मेरा मकसद तो एक है कि हमें शेर बनना है, और यदि शेर बनना है तो उस शेर बनने के लिए जो एक बयान दिया गया है उसमें किन किन चीजों का समावेश है। भाई, उन्होंने अपने बयान में आर्थिक रूप से समृद्धता की बात करी, उन्होंने शिक्षा की भी बात करी। तो जब ये भी बात सही है कि क्या अभी की जो एजुकेशन है, बच्चे तो अभी पढ़ के गए हैं, क्या बदलाव है, क्या मोटो है, क्या एक संदेश देने का प्रयास है? जी राखी जी नमस्कार। हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि सही कहा ज्यादातर हमारे पैनलिस्ट ने कि जब मोहन भागवत जी या संघ जैसे किसी विचार आधारित संगठन के, और वो भी इस तरह के देश के, समाज के, राष्ट्र के प्रति समर्पित संगठन के विचार आते हैं उसके मुखिया के, तो वो बहुत सोच समझ करके आते हैं। और शेर के जैसे में मैं जो निहितार्थ देखता हूँ वो आशय है हमारे में कितनी प्रखरता आनी चाहिए। अब हमें हमारे में और ओजस्विता भी बढ़ानी चाहिए, जिससे हम देश और दुनिया में और ओजस्विता के साथ और शक्ति के साथ, और शक्ति का अर्थ केवल बाहुबल नहीं होता है, शक्ति का बल अर्थ सबसे अधिक होता है आत्मबल, सबसे अधिक होता है स्पिरिचुअल पावर। हम अपने स्पिरिचुअल पावर, अपने आत्मबल के साथ और ज्यादा तेजी से आगे दुनिया में बढ़े, काम करें, ये आवश्यक है। इशारा इस ओर है कि आज का समाज चिड़िया को कमजोर, जो चाहे पिंजड़े में कैद कर ले, इससे भी समानार्थक समझता है। अच्छा क्या उचित जी ने स्पष्ट किया कि चिड़िया से आशय ये नहीं है, चिड़िया से आशय, वो भी स्वर्णिम चिड़िया से आशय है कि जो हर क्षेत्र में आगे है। तो अगर उनका कहना है कि हमको शेर जैसे दिखे, तो आज के समाज को सिर्फ समझाना चाहते हैं, क्योंकि सोने की चिड़िया में भी हमारा आशय कमजोर पिंजड़े में बंद चिड़िया से नहीं था। लेकिन आशय को समझने की बात है। आशय मोहन भागवत जी के सारे विषयों में ज्यादातर मैंने देखा है कि राष्ट्र के हित में, समाज के हित में और आगे बढ़ने के रास्ते के प्रति होता है, जो हम कैसे आगे बढ़े समाज में। उसमें मुख्य आशय है कि हमें अपनी प्रखरता, आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ाकर दुनिया में अपनी प्रभुत्व को स्थापित करना है। वो प्रभुत्व जो स्पिरिचुअलिटी के आधार पे हो, वो प्रभुत्व जो हमारे आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ, उससे समझौता न किया जाए। आपको याद होगा राखी जी, कुछ वर्षों पहले तक हम लोग
दुनिया में मोदी जी ठीक कहा करते थे। देखिए, हम लोग जाते थे तो अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे यहाँ आ जाए तो हम धन्य हो जाते थे। कुछ हमारे बारे में बयान बोल दे तो लगता था कि ओहो, उस बयान को लेकर हम लोग घूमते रहते थे, उससे 1 रुपए का फायदा हो या ना हो। तो समय बदल गया, और ये बदला हमारे आत्मबल और अपने काम करने की शक्ति और अपने लोगों पर विश्वास के चलते। हम अपने ही लोगों को निकम्मा कहते थे, अपनी आबादी को लेकर के हम हमेशा रोते हुए दिखाई देते थे दुनिया में। जबकि होता क्या है कि अगर आप अपनी आबादी को, अपनी जनसंख्या को अगर ज्ञान संपन्न बनाए, कौशल संपन्न बनाए, आत्मबल से संपन्न बनाए, तो वही आबादी आपकी दुनिया में आपको छाने का कारण बन सकती है। उदाहरण देखिए, आज दुनिया में कितने सारे ऐसे देश है राखी जी, जो भारत की जनसंख्या, जो वहां पे प्रबुद्ध जनसंख्या रहती है, पढ़ी लिखी, कौशलपूर्ण, योग्य, उसके चलते वो भारत का सम्मान करते हैं। अमेरिका में देख लीजिए, आज ब्रिटेन में देखिए, जिसने हमें गुलाम बनाया था, वहां 2 मिलियन, लगभग 20 लाख लोग। तो भारत में जो ये विकसित देशों में भारत के नागरिक हैं, वो कौन है? जिसकी बात उर्चित जी कर रहे थे, वो डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, तमाम तरह के क्षेत्रों में अग्रणी लोग हैं, जिनको लेकर के देश सम्मान से बात करता है। आज जो चर्चा कर रहे थे, आप देखें, चाहे आप गूगल की बात कर लें, चाहे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर लें, नासा की बात तो हम जब पढ़ाई करते थे सबसे चर्चा होती है कि उसमें लगभग 30% साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ये सब के कारण देश की इज्जत होती है। आप दुनिया में चले जाए, हमारे ही देश का हिस्सा था पाकिस्तान, वो भी तो भारत ही था। हमारी देश का हिस्सा था बांग्लादेश, वो भी तो हमारा भारत का हिस्सा था। वहां के कितने साइंटिस्ट इन जगहों पर मिलेंगे, वहां के कितने प्रबुद्ध लोग वहां मिलेंगे, डॉक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे। अब आते हैं एक बात पे, जो उर्चित जी कह रहे थे उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप लोग नई शिक्षा प्रणाली को एकदम करियाने लगते हैं, उससे भी बड़े अच्छे लोग निकलते हैं। ये देखिए, भारतीयों की काबिलियत है, मेरा अपना मानना है कि भारतीयों की काबिलियत है कि कितनी भी खराब परिस्थितियों में भी अपना रास्ता बना करके वो हर क्षेत्र में अपना मार्ग उत्तम बनाने के लिए और वहां से भी सोने की चिड़िया बनाने के लिए काबिलियत रखते हैं। लेकिन अगर शिक्षा प्रणाली, भारतीय जो शिक्षा प्रणाली थी वो होती, तो इस देश में भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, कितने तरह के विद्वान, दशमलव का, शून्य का, ये सब चीजें अब कब हुई, जरा बता दीजिए हमें उचित जी। इस तरह के जो दुनिया में जो ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट हुए, इन्वेंशंस हुए भारत में, वो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में किसी भारतीय ने, चुनिंदा भारतीयों ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता से तमाम विपरीत परिस्थितियों में अपने को विकास कर करके दिया है। बहुत सारी चीजें, कई लोगों ने नोबेल पुरस्कार भी जीता, लेकिन जो भारतीयों का योगदान गुलामी के पहले भारतीय परंपरा से शिक्षा पद्धति से राखी जी था, उस तरह का योगदान नहीं हो पाया। और एक और बड़ी बात हुई जिसकी चर्चा अक्सर वर्तमान सरकार के लोग करते हैं कि हमें अभी जब पढ़ रहा था लगभग 30 साल 35 साल पहले राखी जी, तो लगातार 20-22 साल की शिक्षा में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, अच्छे विद्यालयों से पढ़ा, लेकिन लगातार हमें यह बताया जाता था कि हम हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। हमारी पाठ्य पुस्तकें ही बोलती थी, ये ब्रिटेन ने बताया, ये जर्मनी के साइंटिस्ट थे, ये फ्रांस के थे, ये अमेरिका के, ये जापान के। किताबों में आंखें गड़ा गड़ा के ढूंढते रहा मैं कि भारत का कौन था। लगता था कि भारत ने कुछ किया ही नहीं, हम तो सब कॉपी किए हैं। तो आज हमको अपने ऊपर कभी आत्मगौरव नहीं होता था। पहली बार हमने शिक्षा अपनी कंप्लीट कर ली, फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन पहली बार हमको महसूस हुआ कि आप आज की सरकार ने जिस तरह चीजों को सामने रखा है, हमारे घर में परंपरा में बताया जाता था, लेकिन आज पहली बार ये महसूस होने लगा कि हाँ, भारत ने भी बहुत सारी चीजें हासिल की थी, बहुत सी चीजें इतिहास में छिपाई गई थी, दबाई गई थी। अगर उनको सामने लाने की बात की जाती है तो उसमें भी हो हल्ला होता है। एक आखिरी बात कहना चाहूंगा राखी जी, मैंने एक बार सुना, अपने आपके जो नेता थे कवि, उन्होंने कहा कि आपने कभी अपने बच्चों को ले करके क्या हल्दी घाटी का दौरा किया? हल्दी घाटी गए, हम लोग घूमने चले जाते हैं, मालदीव, मॉरिशस, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, लेकिन अपने ही देश में हल्दी घाटी, चित्तौड़, कितने लोग अपने बच्चों को लेके गए? ये हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली में था। मैं गया उनकी बात सुन करके,
और मैं वहां एक कार्यक्रम था, मैं उस समय निकाल के वहां गया और जाके अनुभव हुआ कि भारत देश का गौरव और स्वाभिमान कहाँ है, वो हल्दी घाटी में है, जहां पे एक महाराणा प्रताप हुए जिन्होंने इस देश के इतिहास को गौरवान्वित किया, कभी गुलामी स्वीकार नहीं की, घास की रोटी भी खाए, जंगलों में जीवन यापन किया, लेकिन अपने स्वत्व को नहीं बेचा। ये शिक्षा हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली से मिसिंग है। उसको ला करके अपने को आगे बढ़ाने की अगर बात की जा रही है, आज मोबाइल में पूरा देश गुम हो गया है। हमारे अपने बच्चे को मैं देखता हूं, आसपास के लोगों को देखता हूं, एक करेक्ट स्पेलिंग नहीं बता पाते हैं। कोई गणित करना होता है तो गूगल पे जाके देखते हैं, कोई लेख लिखना होता है तो एआई से लिखते हैं। अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपना कौशल कहाँ गया? और हम इसमें ऐसा फंस गए राखी जी, जो हमारे अपनी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में बिल्कुल नहीं था। गुरु के साथ खेत में जाते थे, जंगल में जाते थे, लकड़ी भी काटते थे, वो मिसिंग हो गया। योग भी मिस कर गए थे। योग को भी आज इस सरकार ने ढूंढ कर और बाबा रामदेव का मैं योगदान मानता हूं कि जागृत किया, तो पता चला कि हमारा है। हमारे जानकारी में कई स्कूल दिल्ली बंबई में है, जहां आज से 20 साल पहले जर्मनी से और फ्रांस से योग सिखाने एक्सपर्ट आने लगे थे। तो ये जगाने की जरूरत है। इसके लिए शेर की चर्चा हो रही है। और भगवान राम तक ने भी शक्ति की पूजा की थी, अपने लिए शक्ति लेने के लिए, रावण से युद्ध के लिए, सीता को वापस लाने के लिए। उस शक्ति की बात हो रही है। और वो सूर्यकांत निराला त्रिपाठी जी ने बहुत खूबसूरती से अपनी कविता में लिखा है, उस शक्ति की बात हो रही है, उस व्याघ्र की, उस सिंह की बात हो रही है। ये भावना की बात है कि हम कितनी उच्च भावना से देश को आगे लेना चाहते हैं, या दब करके हम ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी का भाषण देश की आजादी के पहले इंदुकांत जी, लेकिन फिर कुल मिला के तो बात यही हो गई कि जो जिम्मेदार हैं, खुद का हम तब कर पाएंगे जब हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उसके लिए चीजों को करने की कोशिश करनी होगी। तो जब वहीं से चीजें नहीं होंगी तो कैसे बढ़ेंगी? तो अब बहुत, मैंने कहा ना, मायने बहुत अलग अलग हैं सबके। आरपी श्रीवास्तव जी, शेर बनना है, शेर बनने की बात हो रही है। सबने अलग अलग अपने व्यूज रखे हैं, चाहे शिक्षा को लेकर रखे हैं, चाहे आर्थिक रूप से रखे हैं। वर्तमान का जो सिनेरियो है, जितनी चीजें हमने देखी हैं, उसके बाद जो समझ में आता है कि मोहन भागवत के बयान को बड़े ध्यान से सुनिए, उनके एक्सप्रेशंस को देखिए। हमें चिड़िया नहीं होना, हमें शेर होना है। मतलब बात ताकत की है। वो ताकत कैसे आएगी? बिल्कुल राखी, आपने सही कहा। और मोहन भागवत जी इसके पहले जब भी कोई ऐसा बयान देते हैं तो निश्चित रूप से उसके कोई न कोई मायने होता है। खास करके आप देखिए, पिछले दिनों में उनके ऐसे जो बयान आए, चाहे देश को लेकर के, समाज को लेकर के, वो ज़रूर कहीं न कहीं कोई संदेश देते हैं। अब उस संदेश को स्वीकार कितना किया जाता है, ये देखना होगा, एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक सोने की चिड़िया की बात है, आप अभी हम सुन रहे थे कि हमारे 20 लाख लोग जो है बड़े बड़े पदों पर हैं, तमाम चीज़ों पर हैं। अगर हम उन 20 लाख को अपने देश में रखते, यहाँ संसाधन मुहैया कराते, उनको मान सम्मान देते, तो शायद हमारे देश को जो सोने की चिड़िया भी बना देते और शेर भी बना देते। आप प्राचीन काल में देखिए, सोने की चिड़िया क्यों बोला जा रहा था? क्योंकि उस समय देश भी संपन्न था, उस समय हमारे पास ताकत भी थी। लेकिन आप जरा एक बात और देखिए, जैसे जैसे हम ताकत, मोहन भागवत जी बिल्कुल सही कहा, जैसे जैसे हम ताकत मतलब सामरिक ताकत या लोगों से लड़ने की ताकत खोते गए, तो हमारा जो है इतना बड़ा जो है हमारे धन धान्य से भी लूटे, चाहे अंग्रेजों ने लूटा हो, चाहे आक्रांताओं ने लूटा हो। आप जरा बताइए, अगर मान लीजिए सोमनाथ के मंदिर का 80 मन का घंटा कोई लूट के 4 लोग लेके चले जाते हैं, तो वहाँ तो ताकत लगती है ना रोकने के लिए। मोहन भागवत इस समय वर्तमान में जो बयान दे रहे हैं, निश्चित रूप से देश हित में है। हमें अपने धन धान्य तो पूर्ण होना है, अपनी सारी चीज़ों का विकास तो करना है, लेकिन उसके बचाने के लिए अपनी ताकत भी बढ़ाना है। और ताकत इसलिए, अगर आप ताकतवर होंगे तो पूरी दुनिया के लोग कम से कम आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। तो उनका कहने का मतलब ये है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप जो सोने की चिड़िया मत बनिए। सोने की चिड़िया तो हैं आप, लेकिन उसको बचाने का काम भी तो होगा। अपने संसाधनों को मजबूत करना होगा, अपने देश को मजबूत करना होगा, इन सारी चीज़ों को। अब एक दूसरी बात और है राखी जी, कि इसको कौन रोक रहा है? सरकारें हैं। अगर सरकार जो है अपनी मंशा के अनुरूप कोई काम करती हैं और देश हित में काम करती है, तो कौन रोक पाएगा? पहली बात यह है कि देश की जनता ही समर्थन करेगी। विपक्ष का जहाँ तक बात है, अभी हम सुन रहे थे, विपक्ष समर्थन दे, विपक्ष ये करे। अरे भाई, आप ये समझिए, आपके पास पूरा अवसर है, आप इस अवसर का उपयोग करिए।
और देश को एक नई दिशा दीजिए। हम बार बार बात कर रहे हैं कि पुरानी मैकाले की शिक्षा पद्धति है, तमाम चीज़ें हैं, गुरुकुल होना चाहिए, तो कर दीजिए ना, किसने मना किया? आप बिल्कुल उस पद्धति पर आइए, आप उसको आगे बढ़ाइए। हमारी जो समृद्ध परंपरा उसको आगे बढ़ाने का काम किसका है? आज भी राखी, एक बात बता दें, मैंने कई बार देखा भी, जो नई शिक्षा नीति 2020 किसी भी विश्वविद्यालय में लागू नहीं हो पाई इतने दिनों में बाद, 20 से हो गया 25, और सब जगह खाली सेमिनार होता है, सारे बातें होती हैं, कौन करता कौन नहीं करता। इन सारी चीज़ों को देखिए, कम से कम इतना तो प्रयास करना चाहिए। अगर आप जो वर्तमान शिक्षा पद्धति पर हमको ये मान लिया जाए कि भाई ये शिक्षा पद्धति, इसके माध्यम से हमारा उतना विकास नहीं हो रहा, तो हम शिक्षा पद्धति में बदलाव की बात तो कर रहे हैं, और उनको करके आइए। आपको ज्ञान विज्ञान तमाम चीज़ों से दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। आपको आज देखिए AI का ज़माना आ गया, और उसके समकक्ष आपको चलना पड़ेगा। तो जब आप नहीं चलेंगे, दुनिया की दौड़ में शामिल नहीं होंगे, तो कैसे ताकतवर बनेंगे? आपको युद्ध करना है, अगर कोई आप पर आक्रमण करता है, आपको अपना बचाव भी करना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपके अपने साधन होने चाहिए ना। मोहन भागवत जी जिस बात को कह रहे हैं, वो बात स्वदेशी की कर रहे हैं, स्वदेशी हथियारों की कर रहे हैं। अपने हथियारों तो हम रोक सकते हैं, आप दूसरे से हथियार खरीदेंगे, रिमोट उनके हाथ में रहता है, आप कैसे लड़ेंगे? जब भी कोई व्यक्ति आपको चुनौती का सामना करना पड़ेगा, तो आप इन बातों की तरफ जाएं। हम, इसका मतलब ये नहीं है, और बड़ा स्पष्ट ढंग से मोहन भागवत जी ने कहा, शेर बिल्कुल बनना भी चाहिए, हमारा देश ताकतवर होना चाहिए, लेकिन साथ में हम पुरानी अपनी मान्यताओं को, पुरानी परंपराओं को, पुरानी सभ्यता को खारिज करके नहीं बढ़ सकते। ये भी बात सच है। जैसा मूल स्वभाव देश का है, उसी के अनुरूप चलना पड़ेगा, तभी आप ताकतवर बनेंगे, तभी आप शेर बनेंगे। लेकिन उसको लागू कौन करेगा? करना चाहिए। हमें लगता है कि बहुत अवसर मिला हुआ है वर्तमान सरकार को, और चूंकि वो सरकार है जो मोहन भागवत जी के विचारों से पूरी तरह से सहमत है। RSS कोई ऐसी संस्था नहीं है। RSS एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है जो समय समय पर दिशा देता रहता है, देश के समस्त नागरिकों को दिशा देता है। अगर उनके चीफ अगर इस बात को बोलते हैं, तो उसको भी समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि सबको लेके ही विकास की दशा और दिशा सबको लेकर के ही आगे बढ़ा सकती है। तो हमें लगता है कि जो सोने की चिड़िया की बात हम कर रहे थे, मोहन भागवत जी वो बिल्कुल सही कह रहे थे, और उसके साथ साथ शेर बनने की भी बात कर रहे थे। तो उनका जो संकेत है वो समझने की ज़रूरत है। वो वर्तमान सरकार को भी समझने की ज़रूरत है, देश को भी समझने की ज़रूरत है। जहाँ तो विपक्ष का सवाल है, उनको भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने भी विकास में कुछ न कुछ योगदान दिया ही है। ऐसा तो नहीं कि खाली रहा देश, कुछ न कुछ तो उन्होंने नींव तो रखा ही होगा। अब इसको आगे बढ़ाने का काम है। अगर गति बढ़ती रही तो निश्चित रूप से हम विश्व गुरु बन जाएंगे, लेकिन सिर्फ ढिढोरा पीट के नहीं बन सकते। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, दिनेश जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। अनिल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ दिनेश जी आप बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए ताकि अनिल जी की बात आ जाए। राष्ट्र को शेर बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी होनी चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ोतरी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ोतरी होनी चाहिए, संस्कार के उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, और सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी बढ़ोतरी हो, ताकि हमारे ऊपर कोई चीज अगर ऐसे अटैक करता भी है तो हम ताकत के साथ उसका मुकाबला करें, अपने राष्ट्र का, अपने परिवार का कोई नुकसान ना होने दें, और हम लोग संस्कारी हो, सब लोग मिल के रहें, तब जाकर के राष्ट्र जो है होगा। ये उदाहरण जो योगा डे का हमने दिया है ना जी, ये एक मात्र उदाहरण ही नहीं है, एक संदेश है कि आज योगा दिवस अगर दिया है तो वो कोई हथियार नहीं है, लेकिन हमारा था आज पूरी दुनिया ने माना है। ऐसी अनेकों चीज पड़ी है भारत के अंदर, सिर्फ उनको उजागर करनी चाहिए ताकि पूरी दुनिया उसका दिल से सम्मान करे। ये ताकतवर देश बनेगा। इसको मारना पीटना हथियार, उससे कोई ताकतवर बनेगा? हम अपनी संप्रभुता, नालंदा विश्वविद्यालय में जो पढ़ाया जाता था या तक्षशिला में जो पढ़ाया जाता था, वो एक ज्ञान था। इसलिए पुरानी पद्धति लेकिन शिक्षा के साथ साथ अपने संस्कारों के साथ साथ हमको हर मोर्चे पर यदि ताकतवर बनना है तो हमें उन चीजों को करना पड़ेगा। मैं भी अभी देखिए ना, इतने लोगों ने सबने एग्जाम्पल में भी दिया। अभी हाल ही में आप देखिए भारत पाकिस्तान हुआ, उसके बाद अमेरिका ने इतनी चीजें कर दी, उसके बाद ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरे देशों में युद्ध नहीं हुआ। हमारे साथ कौन था? ये बात अभी इसी पैनल से जो एक्सपर्ट है उन्होंने कही। तो हमें सारी चीजों पर समझना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि संस्कारों को छोड़ दीजिए, हम सिर्फ सैन्य ताकत बढ़ा ले तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे, हम शेर बन जाएंगे। नहीं, हमें हर मोर्चे पे अच्छा होना है, जब ही तो करेंगे ताकि कोई हिट ना कर पाए। हाँ अनिल जी बोलिए जल्दी से। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को उठना पड़ेगा।
भारत मेरा को प्रत्येक राखी जी व्यक्ति सिर्फ- को उठना पड़ेगा, सब व्यक्ति को तैयार होना हाँ, पड़ेगा, ठीक तब है, जाके दिनेश जी, एक राष्ट्र ताकतवर होगा। अनिल जी जल्दी से कंप्लीट राखी करिए। जी, बस मैं सिर्फ, चाहे उचित जी हो, चाहे आरपी श्रीवास्तव जी हो, चाहे इंदुकांत जी हो, इंदुकांत जी ने, आरपी श्रीवास्तव ने बड़ी डिटेल में सारी बात पॉजिटिवली कही। उचित जी ने भी अपने सोच से, अपने विचारधारा से जो उनकी सोच है कही है, लेकिन तीनों का एक ही रास्ता है कि देश को विश्व गुरु बनना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हम शक्तिशाली पहले भी थे, हम समृद्ध पहले भी थे, हम सब चीजें में थे, लेकिन क्या था, हम एक सूत्र में बंधे हुए नहीं थे, हम में एकता नहीं थी, इसलिए विदेशी आक्रमण तो आकर के हमको लूटा। हमें शक्तिशाली भी होना, मजबूत भी होना है, लेकिन एक भी होना है। अगर हम एक रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमें कोई हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। अभी मेरे भाई कांग्रेस के कह रहे थे कि आंख में आंख डालने की बात है। अगर आंख में आंख डाल करके बात करने की बात है, वो नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, और चाहे अमेरिका हो। आप जो पहले आपने बयान थे कि अमेरिका का एक बयान आ जाता तो बहुत हम खुश होते थे, आज अगर अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री जी को बुलाते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री विनम्रता पूर्वक उनके अनुग्रह को ठुकरा देते हैं। ये भारत ने पहली बार ऐसा देखा है। तो निश्चित तौर पर हम ये देखें, चाहे कोई भी मामला हो, और माननीय मोहन भागवत जी का बयान का जो संबोधन का सवाल है, वो पूरे देश के लिए है, पूरे समाज के लिए है, वो एक सरकार या सत्ता पक्ष विपक्ष के लिए नहीं है, उनका तो सबके लिए संदेश है। सभी लोग इस संदेश को सुनकर के आगे ठीक है, बढ़े, अनिल और जी। निश्चित तौर पर, हाँ, क्योंकि समय की हाँ, सीमा है, बस मैं एक बात, मैं एक से एक बात आखिरी करूंगा। आखिरी आप- जी जी मैं सिर्फ एक बात, चाहे चंद्रयान हो, चाहे गगनयान हो, चाहे रक्षा सामग्री का मामला हो, चाहे मुंह तोड़ जवाब देने का मामला हो, सब में भारत में आज भारत के सेना के लोगों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने अपना सर, मैं लोहा हर मनवाया चीज है, का और वेलकम कर इसी रही पर- हूं, लेकिन मैं एक चीज पे सवाल भी खड़ा करने का मादा रखती हूं कि इतना होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कैसे 24 से 25 बार मध्यस्थता की बात कर देते हैं। 28 बार उसका राखी, 28 समाधान, उसका सॉल्यूशन नहीं निकला। सर, हम कह रहे हैं, हम आंख में आंख डाल के बात करते तो मोदी जी के दोस्त हैं, जाके सामने चाय कॉफी पे बैठिए, समझाइए, भैया मत करो, मत ऐसी बातें करो, क्यों बोलते हो। आप समझिए, ये जो मैसेज जाता है ये अच्छा नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आई तो ना बात, तो हमें हर तरह से सशक्त होना है, हमें हर तरह से ताकतवर बनना है। बात उसकी भी हो रही थी। अब इस चीज को मत निकालेगा कि मैंने सिर्फ एक ट्रंप का उदाहरण दिया, मैं और भी पीछे की चीजों की बात कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि समय बहुत हो गया। उचित जी जल्दी से मैं बिल्कुल ये कहूंगा, नहीं, बिल्कुल उचित जी, लेकिन हमने कर रहा हूँ दो चीज को बोल के कि अनिल जी ने जो बात रखी बहुत सही है, लेकिन मेरा भी मानना, हमारा सबमिशन भी ये है कि हमारे देश के राजा को हमने इतनी शक्ति दी, फिर क्यों 28 बार वो उनको बोलना पड़ा अमेरिका के राष्ट्रपति को। हमारा देश जो है वो संघ से नहीं, संघ है तो चल रहे, संघ और संघ के मतलब को समझिएगा अनिल जी। हमारे देश के मुखिया जो है मणिपुर भी जाए, मालदीव भी जाए, ये देश चाहता है उनसे। इन बातों को भी तभी हम विश्व गुरु बनेंगे कि अगर हम मालदीव तो घूम रहे हैं लेकिन मणिपुर नहीं घूम रहे हैं, हम लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं लेकिन खुद कभी एक चलिए, कुल मिलाकर देखिए, मकसद सबका एक है। हम भी चाहते हैं कि भाई सोने की चिड़िया, अब हम चिड़िया ना रहे, हम शेर बने, सब चाहते हैं। लेकिन उसके पीछे जो काम करने की जरूरत है, जो एक लाइन तय होनी है, वो जिम्मेदारों किससे होनी है। जब उसकी शुरुआत होगी, उन सारी चीजों का ध्यान देंगे, तब हम उस पर आगे बढ़ पाएंगे। तो अब कितना बढ़ेंगे, इस मैसेज से कितना बदलाव आएगा, यही आने वाले समय में हम देखेंगे। फिलहाल समय बहुत हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, मोहन भागवत जब भी कुछ कहते हैं, उनके बयान के कुछ मायने भी होते हैं, एक बड़ा संदेश भी होता है। पहली बार नहीं कि इस तरह की बात कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए जब भी वो कुछ कहते हैं, उसमें आप समझने की कोशिश करिए, एक बड़ा मैसेज देके जाते हैं। ये भी आज एक बड़ी शक्ति बनने की जो बात हो रही है, जिसे शेर के रूप में उन्होंने कहा, समझना पड़ेगा कि उसके लिए किन किन चीजों के लिए हमें काम करने की जरूरत है। उन्होंने अपने बयानों के माध्यम से बताया है। अब जो जिम्मेदार है, जो सरकार है, उन्हें इसके लिए काम करना है। कितना बदलाव होगा इस बयान के बाद, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।